अब बात कर लेते हैं क्ले मिनरल। सबसे पहले क्ले मिनरल से समझते हैं क्ले मिनरल क्या होता है डेफिनेशन से। तो मिनरल जो होता है नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनका डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऑलरेडी रॉक में कवर करा है वैसे तो मिनरल क्या होता है, लेकिन इधर भी देख लेते हैं। मिनरल क्या है, जिसमें हमारे डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन जरूर होगा इसका, कि वो कैल्शियम का बना है ना, या फिर वो आयरन मिनरल है, तो इनका कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन जरूर होता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली होती हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्ले जो है हमारा क्ले मिनरल, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल। तो अब हम आगे बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल के बारे में। तो क्ले मिनरल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, जो मिनरल्स हमारे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास से बने हैं उन्हें हम प्राइमरी मिनरल कह देते हैं। मतलब जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है तो वहां पे जो मोल्टन मास है, मतलब मोल्टन मास का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लावा से बोल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होता है लावा का, तो ये ऐसी रॉक्स बनती हैं जिसकी वजह से ब्रेक डाउन की वजह से ऐसे मिनरल्स फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो रॉक मिनरल हैं ये बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मास से बने हैं। ये एनहाइड्रस होते हैं नेचर में, ठीक है, जैसे कि फेल्ड्स्पार, मीका, हॉर्नब्लेंड, तो ये सब होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिनरल कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। सेकंड है हमारा सेकेंडरी मिनरल, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होते हैं ये सब्सिक्वेंट चेंजेस जैसे कि वेदरिंग प्रोसेस और मेटामॉर्फोसिस, जो हम लोगों ने प्राइमरी मिनरल के पढ़े थे कि हमारी टाइप्स ऑफ रॉक्स में अगर याद हो तो तीन तरह के प्रोसेस थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी हमने बताया था कैसे बनती है प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक से। तो सेम यहाँ पे होता है, ये जो रॉक होती है वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, तो ये काफी हाइड्रस नेचर में मिलती है, जैसे कैओनाइट, मोन्टोमोनोनाइट, एलाइट, लेमोनाइट। तो ये जो होते हैं मिनरल्स ये हमारे सेकेंडरी मिनरल्स के अंडर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्ले मिनरल की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्ले मिनरल जो होता है वो हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और ये इरेगुलर हेक्सागोनल प्लेट्स का बना होता है। मतलब इरेगुलर, हमारा हेक्सागन हमें पता है 6 साइड्स का होता है, तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा, इरेगुलर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हेक्सागोनल ही होते हैं और ये प्लेट्स हमारी कई अरेंज्ड रहती हैं क्ले में। अगर हम क्ले को डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा सिलिकेट क्ले, एक होता है हमारा सेस्की ऑक्साइड क्ले। जो सिलिकेट क्ले होती है ये हमें ठंडे एरियाज में मिलती है, मतलब टेम्परेट रीजन्स में, और जो सेस्की ऑक्साइड क्ले होती है ये हमें ह्यूमिड रीजन्स में मिलती है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर रहता है। उसके बाद आता है ये वर्ड मिशेल। मिशेल क्या होता है, तो हमारा जो सॉइल कोलाइड होता है क्ले का वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये नेगेटिवली चार्ज पूरा सॉइल कोलाइड विद द नेगेटिव चार्ज, इसको ही हम मिशेल बोल देते हैं। हम सॉइल के पार्टिकल को तो क्या बोल देते थे, सॉइल कोलाइड, राइट, और नेगेटिव चार्ज अगर उसमें रहेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, मिशेल। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, हॉर्मोन्स डबल लेयर। होता क्या है, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है तो ये जो है सॉइल कोलाइड पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाता है क्योंकि अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, एक डबल लेयर आ जाती है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिला के एक डबल लेयर बना लेते हैं, इसी लेयर को हम कहते हैं हॉर्मोन्स डबल लेयर। अब बात कर लेते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि हम लोग क्ले को जो है ना एसिडिक नेचर का बोलते हैं, जो क्ले होती है वो हमारी एसिडिक नेचर की होती है। क्ले में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये तो हमें पता ही है। अभी इसका एसिडिक नेचर होता है तो इसे हम कभी कभी क्ले एसिड भी बोलते हैं या एसिडिक क्ले, अपोजिट चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे हमें रीजन्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि कौन कौन से कैटाइन्स प्रीडोमिनेंट करेंगे उस रीजन में और इफेक्ट क्या होता है उनका उस सॉइल पे और टाइप ऑफ क्ले। तो अगर ह्यूमिड रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कैटाइन है वो H+ और Al+3 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इफेक्ट की बात करें तो ये सॉइल को H+ और Al+3 एसिडिक बनाते हैं। टाइप ऑफ क्ले की बात करें तो इनमें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इन्हें एसिड क्ले भी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब एसिडिटी पढ़ी थी रिएक्शन में तो वहां पे देखा था कि हमारा मोस्टली H+ और Al+3 आयन ज्यादा एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है इन द सॉइल। अगला आता है एरिड रीजन्स में। तो एरिड रीजन्स जैसे कि राजस्थान वाला रीजन हो गया, तो वहां पे एरिड रीजन जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है वहां पे हमारे प्रीडोमिनेंट कैटाइन जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। इफेक्ट अगर हम देखें तो बेसिकली
वैसे तो ये न्यूट्रल सॉइल सॉल्यूशन है, लेकिन जब यहाँ पे सोडियम का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो ये जो है पर्कुलेशन ऑफ वाटर को रोकता है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो एल्कलाइन रिएक्शन हमें शो करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी हम इसे बोल देते हैं सोडियम कैल्शियम क्ले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस की। आई होप आपको कैटायंस और एनायंस पता हो क्या होते हैं। जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना। एनायंस में हमारे सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे एनायंस कैटेगरी में आ गए बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कब आता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हो, और नेगेटिव कब आता है? जब वो गेन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, डेफिनेशन पे जाए एड्सॉर्प्शन की, तो होता क्या एड्सॉर्प्शन? तो जब भी हमारा जो आयन है वो जाके हमारे सॉइल कोलाइड पे चिपक जाता है, या फिर उसके सरफेस, विद इन द सरफेस रहता है सॉइल पार्टिकल के, तो उसे ही हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ये क्ले मिनरल में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर में भी हो सकता है। अगेन फिर से देख लेते हैं। तो ये होता क्या है? प्रोसेस होता है इन विच आयंस आर टेकन अप, मतलब ले लिए जाते हैं और रिटेन करे जाते हैं ऑन द सरफेस, या तो सरफेस के ऊपर या फिर विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, तो उसे ही हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स एंड अपोजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ द सॉइल कोलाइड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या बोल दिया। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है हमारे चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, जो है अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है, ऐसा नहीं है, सेम चार्ज के बीच में भी लग सकता है। तो ये क्या होता है? अपनी एक दूसरे की तरफ जो है एक फोर्स लगाता है, उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्ले जो होता है हमारा वो मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हम लोगों ने इसको इधर लिखा है अपोजिटिवली चार्ज सरफेस। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल क्या, जैसे कि हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, तो वो हो गए। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इस मैकेनिज्म में यही बताया कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 के बीच में लगता है, लेकिन अट्रैक्शन जो है अपोजिट के बीच में लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल और अपोजिटिवली चार्ज जो सरफेस होगा कोलाइड का, उससे जाके अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे सेलेक्टिविटी दे रखी है, कभी कभी पूछ लेते हैं सेलेक्टिविटी का, बताओ कौन ज्यादा सेलेक्टिव होगा। तो सपोज अगर हमारा सॉइल सोल्यूशन है, ठीक है, तो उधर क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और ये सारे आयंस हमारे प्रेजेंट हैं, कैटायंस हमारे ये पहले प्रेजेंट है। तो अब ये बताओ कि कौन सा आके पहले चिपकेगा। तो ये देखा गया है कि सेलेक्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है कि अगर एल्यूमिनियम और पोटेशियम है सॉइल सोल्यूशन के अंदर, तो पहले जाके एल्यूमिनियम चिपकता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस। सेम गोज फॉर एनाइंस। तो यहाँ पे ये जैसे सीरीज दे रखी है हमें कि एल्यूमिनियम पहले है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर पोटेशियम है। ऐसे ही एनाइन की सेलेक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि फॉस्फेट की ज्यादा सेलेक्टिविटी होती है, फिर हाइड्रोक्साइड की होती है, फिर सल्फेट की होती है, फिर जाके कहीं नाइट्रेट की होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्लोक्यूलेशन की। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन के बेसिस पे जाएं तो ये होता है प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, वो एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट वर्ड हम लोगों ने बहुत प्रीवियसली भी यूज कर रखा है, टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल। सिंपल सिंपल फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कई हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, ये एक साथ जुड़ के एक बड़ा एग्रीगेट या फिर क्लम्प बना लेते हैं, तो इसे ही प्रोसेस को हम फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। मैकेनिज्म पे जाए, ऐसा क्यों होता है? तो होता ये है कि हमारे जो सॉइल कोलाइड्स है उन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे जो कैटायंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ये क्या करते हैं? स्टिक कर जाते हैं इन कोलाइड पे, हॉलमॉन्ड्स डबल लेयर बना लेते हैं, राइट। तो होता क्या है, इससे जो रिपल्शन है बिटवीन द अदर सॉइल कोलाइड्स, क्योंकि ये तो दोनों नेगेटिव है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ऐसे तो सॉइल कोलाइड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है क्ले में, तो होता क्या है, जो ये कैटायंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन पे जाके चिपक जाते हैं। अब ये सॉइल कोलाइड पे कैल्शियम आके चिपक गया, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था हल्का सा कम हो गया, ठीक है। तो ये कैल्शियम जाके क्या करेगा, ये इस पे स्टिक हो गया, तो इसका जो फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स, वो थोड़ा कम कर दिया। अब ये पूरा इंडिविजुअल जो
क्लम्प बना है ये जाके दूसरे सॉइल कोलाइड से चिपकेगा, क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज है और कैल्शियम पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी जाके थोड़ा बहुत चिपक जाएगा। तो यहाँ से क्या है, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, याद रखना, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है टोटल चार्ज को, उसका बस फोर्स को घटा रहा है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन सम लेवल पे होता है, बाकी यहाँ पे जो है रिपल्सिव फोर्स को कम करने की कोशिश करी जाती है, ताकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं सॉइल कोलाइड्स के वो एक साथ चिपक पाए। तो यहाँ पे कॉमनली फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मल्टीवेलेंट कैटायन, जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कि ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये मोस्टली मल्टीवेलेंट कैटायंस जो होते हैं बेटर काम करते हैं यहाँ पर। तो न्यूट्रलाइजेशन होता है सरफेस पे, ठीक है, लेकिन हल्का ही हमारा रिपल्सिव फोर्स कम होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना काम, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स रहता है, लेकिन वो जो रिपल्सिव फोर्स जो सॉइल कोलाइड के बीच में लग रहा था वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम थे, कैल्शियम जाके चिपक गए, फिर उसने दूसरे कोलाइड से बॉन्ड बना लिया, इससे भी बना लिया, इससे बना लिया, तो लास्ट में हम देखेंगे तो एक एग्रीगेट फॉर्म होने लगता है। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, क्लम्प बोल देते हैं या फिर एग्रीगेट। इस प्रोसेस को पूरे को क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन। अब कुछ हम लोग कॉमन डाउट्स क्वेश्चन जो आते हैं हमारे दिमाग में, या फिर जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हमें आंसर्स नहीं मिलते। तो मुझे भी होता था, मैंने इस वजह से इसमें डाल दिया है, ठीक है। आप इंटेलिजेंट होंगे, आपको मे बी ना हो, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए तो रख दिए हैं कॉमन डाउट क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड व्हाइल स्टडीइंग दिस टॉपिक। तो होता यही है जो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस किया है, कि यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बताए कि ये तो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता, देखो सॉइल कोलाइड का पार्टिकल जो है ना काफी नेगेटिव है, और जो कैटायन है वो कुछ ही अमाउंट में है सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कुछ ही पार्ट को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, याद रखना, कुछ पार्ट को ही न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, और बाकी पूरा वो ओवरऑल अगर हम चार्ज देखें, ओवरऑल चार्ज ऑन द सॉइल कोलाइड वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, याद रखना। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है और टोटल चार्ज हमेशा ओवरऑल जो सरफेस पे चार्ज रहता है वो नेगेटिव ही रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आयन एब्जॉर्प्शन होता रहता है, ठीक है। तो यही बात लिखिए कि आयन एब्जॉर्प्शन जो होता है, कैटायंस जो होते हैं हमारे वो तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जब वो चिपकेंगे तो यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है एट द स्पेसिफिक साइट्स वेयर दे गेट स्टिक, और ओवरऑल जो सरफेस है रिमेन नेगेटिवली चार्ज। इसी वजह से यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइज कंप्लीटली नहीं हो पाते, और यहाँ पे हमारा टोटल क्ले का जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा डाउट आता है कि एनायंस का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमारा तो क्ले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो ये तो ये एनायंस कैसे आके चिपक जाते हैं इससे। तो सबसे पहली थ्योरी जो क्ले मिनरल हमें एनायन एब्जॉर्प्शन दिखाती है वो है हमारी वेरिएबल चार्ज साइट की थ्योरी। ये बोलती है जब भी हमारे लोअर पीएच होता है या एसिडिक कंडीशन होती है, तो यहाँ पे हमारी जो साइट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं, और ये होता क्यों है, ड्यू टू द प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। अब लग रहा होगा ये प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इतना हैवी टर्म दे दिया है, क्या मतलब होता है इसका। बहुत सिंपल मतलब है, यहाँ पे हमारे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इनसे हमारा जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH ग्रुप है ना अटैच रहता है। तो होता क्या है, प्रोटोनेशन कब बोलते हैं, प्रोटोनेशन जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि H+ आके जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा किससे आके जुड़ रहा है, वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या टोटल टर्म हो जाएगी, प्रोटोनेशन किसका हुआ, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का। H जाके किससे जुड़ा, हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप से जुड़ा, तो इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप से आके जुड़ गया तो ये हमारा जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया सॉइल कोलाइड पार्टिकल। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस को, जैसे कि क्लोराइड हो गए, नाइट्रेट हो गए, तो ये इनसे जाके चिपकता है। तो ऐसे एनायन एब्जॉर्प्शन होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल चार्ज साइट थ्योरी, और ये हमेशा एसिडिक कंडीशन के लिए बात करी गई है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है लिगेंड एक्सचेंज की थ्योरी। लिगेंड क्या होता है, ये कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, जो डोनेट करता है अपना एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ मेटल एटम,
ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज बोला है, तो लिगेंड एक्सचेंज का मतलब है कि जो अगर सेंट्रल मेटल जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो यहाँ से जो भी एक एटम या फिर मॉलिक्यूल अटैच था उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा उसकी जगह पे, तो एक्सचेंज होके हमारे यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो एनाइंस होते हैं हमारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप में, तो ये ऑन द सॉइल सरफेस पार्टिकल्स पे रहते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से डायरेक्ट बॉन्ड बना के रखते हैं ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो होता क्या है, जैसे हमारे फॉस्फेट होते हैं या फिर सल्फेट आयंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इनकी, सेलेक्टिविटी मान लो आप। तो होता क्या है, ये बेटर लिगेंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाला जो है हमारा लिगेंड, ये OH को हटा देता है, वन लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और OH हट जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, P4 जो है अटैच हो गया एल्यूमिनियम से, और वो ज्यादा बेटर बॉन्डिंग दिखाता है एज कम्पेयर टू द OH, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है विद द आयरन, आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम लिया है हमने एग्जाम्पल में, और यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और OH रिलीज हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि एनायन, हमारे एनायन कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे P4 हमारा आ रहा है, सल्फेट आ जाता है, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्लोरीन और नाइट्रेट का एग्जाम्पल देखा था। तो ये जो एनायंस है ये हमारे ऐसे सॉइल कोलाइड से चिपकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने पढ़ा है क्ले मिनरल, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा क्ले मिनरल का, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हम लोगों ने पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि सिलिकेट और फिर हम लोग क्ले मिनरल जनरली सेस्कियो ऑक्साइड वाले हम ही नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, मोर डिटेल में। फिर एड्सॉर्प्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, मैकेनिज्म देखा कि कैसे होता है एड्सॉर्प्शन, फिर फ्लोक्यूलेशन पढ़ा कि फ्लोक्यूलेशन कैसे होता है, रिड्यूस कर देता है, वो हमारी न्यूट्रलाइज नहीं करता कंप्लीटली, उसकी मैकेनिज्म देखे। फिर मैंने कुछ कॉमन डाउट क्वेश्चन ऐड कर दिए कि जिससे जो हमारे एनायंस वगैरह जो हमारे डाउट्स आ जाते हैं उसको मैंने इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलिकेट क्ले मिनरल और सेस्कियो ऑक्साइड क्ले मिनरल। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।